आज का प्रश्न है कि ग्रेनाइट आग्नेय शैल और बेसाल्ट आग्नेय शैल के कणों के आकार में अंतर क्यों होता है। क्योंकि ग्रेनाइट शैल कोर्स ग्रेन्ड इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट बड़े कणों वाली आग्नेय शैल होती है और बेसाल्ट में या तो कण होते ही नहीं हैं, जिसे ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। अगर होते भी हैं तो उनका आकार बहुत छोटा होता है। बेसाल्ट इज ए फाइन ग्रेन्ड इग्नियस रॉक। प्रश्न है क्यों। दूसरा प्रश्न है आज का कि व्हाट इज मैंटल हॉट स्पॉट। मैंटल गर्म स्थल क्या होता है। एंड व्हाट इज मैंटल प्लूम, और मैंटल प्लूम क्या होता है। तो पहले हम आते हैं ग्रेनाइट शैल पर। तो ये तो आप जानते हैं कि ग्रेनाइट शैल को निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रमुख प्रकारों में विभाजित करते हैं। पहला है जब मैग्मा शीतल होके ठोस रूप धारण करता है सतह के नीचे, तो उसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। आंतरिक या अंतर्जात आग्नेय शैल, और इसका प्रमुख उदाहरण है ग्रेनाइट का। और जब मैग्मा धरातली सतह के ऊपर लावा के रूप में आता है और वो शीतल होके ठोस होके जब शैल का रूप धारण करता है तो उसे बेसाल्ट कहते हैं। और ये बहिर्जात आग्नेय शैल है, बाह्य निर्मित यानी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो ये अब प्रश्न पर आते हैं कि ग्रेनाइट शैल कोर्स ग्रेन्ड क्यों होती है और बेसाल्ट फाइन ग्रेन्ड क्यों होती है। तो इन दोनों प्रकार के शैलों के कणों के आकार में जो अंतर आता है वह मैग्मा और लावा के शीतलन की दर में अंतर के कारण होता है। द डिफरेंस of size of grains in granite igneous rock and basalt igneous rock is basically due to difference in the rate of cooling and solidification of magma inside the earth and lava on the earth's surface. अब देखिए, जब मैग्मा धरातली सतह के नीचे ऊपर की तरफ अग्रसर होता है और फिर जब वो शीतल होता है तो धीमी गति से होता है, मंद गति से होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सतह के नीचे तापमान सतह के बाहर के तापमान की अपेक्षाकृत बहुत अधिक होता है। तो जब कोई गर्म पदार्थ उच्च तापमान के बीच से होके गुजरेगा तो निश्चय ही उसके शीतलन की दर, कूलिंग की दर मंद होगी। अब उदाहरण हम आपको दें कि आप चाय पीते हो तो ग्रीष्म काल में यानी मई जून के महीने में आपकी प्याली की चाय बहुत देर में ठंडी होती है, जबकि जनवरी और दिसंबर के महीने में बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है।
क्यों ऐसा होता है, इस प्रक्रिया को अभी हम समझाएंगे। और जब ये मैग्मा जो गर्म पिघला चट्टानी रूप होता है धरातल के ऊपर लावा के रूप में आता है, तो वो शीघ्रता से ठंडा होता है और ठोस होता है। क्यों? क्योंकि धरातली सतह के ऊपर वायुमंडल का तापमान गर्म और तप्त लावा के तुलना में बहुत कम होता है। अब देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है? कंडक्शन विधि, परिचालन विधि। ये परिचालन क्या होता है? अधिक ऊष्मा वाले वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण कम ऊष्मा वाले वस्तु में होता है, इसे कंडक्शन कहते हैं। अब ये परिचालन या कंडक्शन का रेट जो है डिपेंड करता है, निर्भर करता है दो विभिन्न तापमान वाली वस्तुओं के ऊष्मा के ऊपर। अर्थात जिस वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण दूसरे वस्तु में होता है, तो जिस वस्तु से स्थानांतरण होता है ऊष्मा का, अगर उसमें हीट ऊष्मा की अधिक होती है, तापमान अधिक होता है, और जिसमें इसका स्थानांतरण होता है उसका तापमान कम होता है, बहुत कम होता है, तो तेजी से स्थानांतरण होता है। और जिसमें उस वस्तु के जिससे परिचालन होता है उसका तापमान अधिक है, लेकिन आसपास के भाग का तापमान भी बहुत कम नहीं है, अपेक्षाकृत बहुत थोड़ी मात्रा में कम है, तो वहाँ पर परिचालन मंद गति से होता है। यही कारण है कि जब मैग्मा सतह के नीचे ठंडा होता है तो वहाँ शीतलन की दर बहुत मंद होती है, इसलिए कण बड़े आकार वाले होते हैं। और सतह के ऊपर जब लावा का शीतलन होता है तो वो शीघ्रता से होता है, क्योंकि दोनों के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसलिए परिचालन विधि, कंडक्शन की विधि बहुत तीव्र गति से संपादित होती है, इसलिए कण बहुत बारीक होते हैं और कभी कभी तो होते ही नहीं हैं। अब देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मैंने गांव में रह के की है। उन दिनों जो है इसका उदाहरण मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो देता था, हालांकि अब उदाहरण इस समय नहीं दिया जा सकता। तो गन्ने की जब पेराई होती थी गाँव में, तो कड़ाहे में गन्ने के रस को रख करके नीचे ईंधन जला करके उसको खौलाते थे और गुड़ बनाने का कार्यक्रम होता था। और उसमें कोई पारखी होता था एक, जो ये लेके ऐसे ऐसे करके वो ये पाग उसका तय करता था कि जब वो गोला बन जाएगा गुड़ इसे हाथ में, तब उसको उतार लेते हैं और ठंडा होने के बाद उसको हाथ में बट्टी बनाते हैं ऐसे दबा दबा के। तो हमारे गाजीपुर ज़िले में तो उसको भेली कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर बट्टी कहते हैं। तो इस तरह से कभी कभी होता क्या था कि पारखी के द्वारा जो इसके एक्सपर्ट होते थे के बावजूद वो गुड़ जमता नहीं था ठीक से, यानी वो बट्टी नहीं बन सकती थी। तो उसको तुरंत करते क्या थे कि उस पर
ऐसे और ऐसे बांस रख करके 2-3 कंबल से उड़ा देते थे। देखिए, कंबल से क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि तापमान ऊपर का अधिक हो जाए तो वो ठंडा धीरे धीरे हो, और जब ठंडा धीरे धीरे होगा तो उसमें दाने पड़ जाएंगे गुड़ में, तो बाटी या भेली बन जाएगी। लेकिन गांव वालों, दोस्तों, अब तो ये गांव में होता नहीं है, इसलिए क्लास में अब इसका उदाहरण तो दिया नहीं जा सकता। लेकिन जो मैंने प्याली की चाय का उदाहरण दिया कि किस तरह से गर्मी के दिनों में वो बहुत देर में ठंडी होती है चाय, क्योंकि प्याली की चाय का तापमान और अगल बगल के तापमान में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए कूलिंग मंद होती है। लेकिन दिसंबर जनवरी के महीने में ये तेजी से ठंडी होती है, क्योंकि प्याली की चाय के तापमान और अगल बगल के तापमान में अंतर बहुत अधिक होता है, जिस कारण कूलिंग मंद गति से संपादित। अब आइए हम दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं, मैंटिल हॉट स्पॉट। तो ये तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 मंडलों से हुई है। क्रस्ट सबसे ऊपरी भाग, उसके नीचे मैंटिल, और उसके नीचे क्या होता है? क्रोट। ये 3 मंडल होते हैं। तो जो मैंटिल के ऊपरी भाग पर जिस स्थान पर चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती हैं उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। और इस हॉट स्पॉट से जो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ है, जिसे मैग्मा कहते हैं, वो ऊपर की तरफ उन्मुख होता है, ऊपर की तरफ। और ये ऐसे लगता है कि मैंटिल हॉट स्पॉट के ऊपर एक ताज, क्राउन के समान है, या कलंगी के समान है। कलंगी को हम जरा आप बता दें आपको कि मुर्गा, जो मुर्गा होता है, मुर्गी नहीं, मुर्गा जो होता है, उसके सर के ऊपर जो लाल वाला हिस्सा होता है मुकुट की तरह, उसे क्या कहते हैं? कलंगी कहते हैं। या मोर के सर के ऊपर भी जिस तरह से होता है। तो ये जो हॉट स्पॉट, मैंटिल के हॉट स्पॉट, फिर बता दे रहा है कि हॉट स्पॉट क्या होता है मैंटिल का। यानी मैंटिल के ऊपरी सतह पर चट्टानों के पिघले हुए मैग्मा को हॉट स्पॉट कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ बढ़ने के लिए उन्मुख होता है। तो ऊपर का भाग इसका पंख के आकार का या मुकुट के आकार का होता है, या मोर या मुर्गे के कलंगी के आकार का होता है, जिसको प्लूम कहते हैं। तो मैंटिल प्लूम भी कहते हैं इसको। और हॉट स्पॉट स्थिर, सुनिश्चित, पिघले हुए चट्टानी पदार्थों का भाग होता है। कहाँ पर? मैंटिल के ऊपर। इसमें गतिशीलता नहीं होती है, ये स्थैतिक होता है, और ज्वालामुखियों के उद्गार का प्रमुख स्रोत होता है। इस मैंटिल प्लूम से ही जो चेन में श्रृंखलाबद्ध जो ज्वालामुखी बनते हैं, वो इसी मैंटिल प्लूम से ही बनते हैं। लेकिन अधिकांश ज्वालामुखी का वितरण अगर आप देखेंगे, पुस्तक में पढ़ेंगे, तो ये प्लेट बाउंड्री के सहारे पाए जाते हैं, है ना। प्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला इत्यादि। तो ये प्लेट बाउंड्री, प्लेट सीमाओं के सहारे अधिकांश ज्वालामुखी
पाए जाते हैं और उनका उद्भेदन वहाँ पर होता है। वो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के सहारे भी, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के सहारे और कंजर्वेटिव प्लेट मार्जिन के सहारे। लेकिन कभी कभी बहुत से ऐसे ज्वालामुखी भी हैं जो प्लेट के किनारों पर नहीं है, प्लेट के मध्य में है। इनको कहते हैं इंट्रा या इंटरप्लेट वल्केनो। इनका उद्गार कैसे होता है, उद्भव कैसे होता है? इसी मैंटिल प्लूम के द्वारा। जब प्लेट जो है मैंटिल प्लूम के ऊपर से अग्रसर होता है, मूवमेंट गतिशील होता है, तो जहाँ पर वीक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर मैंटिल प्लूम ऊपर स्थित क्रस्ट को तोड़ करके और ये ज्वालामुखी के उद्भेदन के रूप में प्रकट होता है। याद रखिए, ये मैंटिल प्लूम नहीं मूव करते हैं, गतिशील नहीं होते हैं, स्थायी होते हैं अपनी जगह पर। प्लेट मूव करते हैं। और ये मैंटिल प्लूम जो होता है वह सतह से, धरातली सतह से 500 से 500 से 1000 मीटर के नीचे होता है। और इस तरह के जो हॉट स्पॉट हैं विश्व भर में, जो स्थायी हैं मोल्टेन मटेरियल के मैंटिल के ऊपर, इनका जियोलॉजिस्ट ने, भौमिकीविदों ने अध्ययन करने के बाद ये पाया है कि तकरीबन विश्व भर में 40 से 50 मैंटिल हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। और इनमें जैसे देखिए, हम 3 मैंटिल हॉट स्पॉट का उदाहरण आपको दे रहे हैं। नंबर 1, हवाई लैंड हॉट स्पॉट, येलोस्टोन नेशनल पार्क हॉट स्पॉट, आइसलैंड हॉट स्पॉट। देखिए, हवाई द्वीप को तो आप जानते हो कि इसमें बहुत से ज्वालामुखी हैं और अक्सर जागृत हैं, उससे उद्भेदन होता रहता है, लेकिन ये प्लेट के किनारे पर तो है नहीं। और येलोस्टोन जो है एरिया नेशनल पार्क अब जो बन गया है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ये भी प्लेट के किनारे पर नहीं है, प्लेट के अंदर है। और आइसलैंड भी देखिए, अटलांटिक महासागर के में स्थित है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला हिस्सा तो थोड़ा यहाँ पर आता है। तो ये जो होते हैं वो अपनी जगह पर स्थायी होते हैं, मैंटिल हॉट स्पॉट। और इनसे मैंटिल प्लूम के द्वारा ज्वालामुखियों का उद्भेदन होता रहता है। अब देखिए, जैसे अभी ग्रेनाइट और बेसाल्ट की बात कर रहे थे, तो अभी अपने यहाँ भारत में भी 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में ब्लैक सॉइल पाई जाती है और ये ज्वालामुखी निर्मित है। लेकिन प्रायद्वीपीय पठार पर कोई ज्वालामुखी तो है नहीं। इस पर भी कई लोग अपना वीडियो लेक्चर प्रसारित कर रहे हैं, जरा संभल के उसको देखिएगा और समझिएगा। तो क्रिटेशियस पीरियड के अंत में वहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार पर एक फिशर फ्लो हुआ था, फ्रैक्चर हुआ था, दरारें पड़ी थी, जिसके वजह से फिशर फ्लो हुआ था और भारी मात्रा में नीचे से मैग्मा लावा के रूप में ऊपर आ गया था और ये एक विस्तृत क्षेत्र में फैल गया, जो शीतल होने के बाद, ठंडा होने के बाद ठोस होकर के
बेसाल्ट का रूप धारण कर लिया और इसी बेसाल्ट का अपक्षय के द्वारा, वेदरिंग के द्वारा काली मिट्टी का भी निर्माण हुआ और लेटराइट का भी निर्माण हुआ, लेटराइट सॉइल का भी। और ये देखिए, ये लेटराइट सॉइल जो है छोटा नागपुर के पठार से लेके पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले से लेकर के पश्चिम में महाराष्ट्र के महाबालेश्वर पठार, पंचगनी पठार तक पे ये लेटराइट पाई जाती है, लेटराइट कैप। और छोटा नागपुर में तो ये जो ऊपर से कैपिंग है बेसाल्टिक लेटराइट का, उसको पाट कहते हैं और पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, पाटलैंड। जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची पठार पर सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण पाट है नेतरहाट पाट, और वहाँ जमीरा पाट है, बागरू पाट है, रलडामी पाट है, खमार पाट है। खमार पाट से ही दामोदर नदी निकलती है। इधर देखिए पंचगनी का पठार है। ये सब तो ये बेसाल्ट का रूप इस तरह से बदल जाता है। अब आगे का प्रश्न होगा जो अभी से मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि किस खाद्य अनाज को अनाजों की रानी कहा जाता है। Which food grain crop is called as queen of cereals? अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? अगले वीडियो में हम इसकी विशद व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब पढ़िए और तरक्की करिए। नमस्कार।